जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। मुल्क में सियासी माहौल मुसलसल कशीदा है। आज तक हुकूमत और ऑपोजिशन के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप कायम नहीं हो सका। चाहे इलेक्शन रिफॉर्म्स हो या नैब ऑर्डिनेंस, दोनों फरीक किसी भी मामले पर साथ बैठने को तैयार नहीं है। ये सब ऐसे हालात में हो रहा है जब मुल्क की मईशत इंतहाई नाजुक सूरत हाल से दो चार है। महंगाई में आए दिन इजाफा हो रहा है, मुल्क की कर्ज हर दिन के साथ बढ़ रहा है, डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर गिर रही है और स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी चल रही है। हुकूमत को एक तरफ तो पहली बार सिविल मिलिट्री तनाजे का सामना है, दूसरी तरफ अमेरिका पाकिस्तान से नाराज है, जबकि अहम दोस्त चीन को भी पाकिस्तान से शिकायतें हैं। हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज उसकी अपनी बैड गवर्नेंस है। और ये सब कुछ जो आपने बताया अपने इंट्रो में, ये उसके शिजरे से निकलते हैं। छोटे मोटे इश्यूज वगैरह जो है ना, और छोटे मोटे इश्यूज बहुत बढ़ जाते हैं जब आपकी मईशत कमज़ोर है, आपकी इक़्तिसादी सूरत-ए-हाल कमज़ोर है, आपका बैलेंस पेमेंट आपके हक में नहीं है, आपकी रिजर्व्स मांगे तांगे के हैं, आपके यहाँ महंगाई है, गुर्बत है, खत इफलास से लोग नीचे जा रहे हैं। आप स्टॉक एक्सचेंज में ब्लड बात देख लें, आप 10वां दिन है आज, वर्किंग डे 8वां और आज मिला लें आप तो 10वां वर्किंग डे है स्टॉक एक्सचेंज में कि स्टॉक धड़ाम से नीचे गिरता चला जा रहा है। इतना गिर गया है कि मतलब इस हुकूमत का अपना रिकॉर्ड टूट गया है। ये हुकूमत को जो भी मिला था बहरहाल वो बहुत ज़्यादा था। 47,000 तक ले गए थे ये, और 47,000 से 7-8 रोज में अगर आप फिगर निकाले तो 43 पर आ गया है। इसका मतलब है इन्वेस्टर भाग रहा है, जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो भाग रहा है अपना सरमाया निकाल के। अब आ जाते हैं आपके ऊपर जो कर्जे हैं बैरून मुल्क के और मुल्क के कर्जे, वो तकरीबन 40,000 अरब रुपए हैं जो आपको 24,000 अरब मिले थे। भाई सीधी सी बात है, ये मसाइल इसलिए हल नहीं कर पा रहे कि ये इनके पास कॉम्पिटेंट लोग नहीं हैं। यानी अहल लोगों की जो टीम होनी चाहिए, जो इमरान खान साहब पहले दावा करते थे कि मेरे पास पता नहीं 200 या 400 बेहतरीन लोगों की टीम है और जैसे ही मैं इख्तिदार में आऊँगा चुटकी बजाते हुए 90 दिन में ये हो जाएगा, 100 दिन में ये हो जाएगा, वो सारी हवाएं बातें थी। इनके बुलंदोबांग दावे थे, उसमें जो बुनियाद यानी ठोस कोई चीज़ इनके पास नहीं थी। तो बुनियादी बात यही है कि इनके पास कॉम्पिटेंट लोग नहीं है। इन्होंने इधर उधर से इनको जो लोग जमा करके दिए गए कि जी जनाब आप मिलके एक हुकूमत बना लें, कुछ इधर से, कुछ नून लीग से, कुछ काफ लीग से, कुछ पीपुल्स पार्टी से, वो सब इधर उधर के जो नाकारा लोग थे वो सब जमा होकर इनके पास आ गए। अब जाहिर है वो काम क्या कर सकते थे। तो मईशत की तबाही की जो आपने बात की, उसकी एक तो नाअहली की बात है, दूसरी बात यह कि मईशत का इस्तेहकाम खड़ा होता है किस चीज़ पे कि जब आप अपनी जो एक्सपोर्ट्स है उसको किसी तरह से आप बेहतर कर पाएँ, आप अपनी करेंसी को किसी तरह से स्टेबल कर पाएँ। अब डॉलर, आपने कहा कि डॉलर कितना ऊपर जा रहा है, उसका नतीजा क्या होता है? सीधा नतीजा ये होता है कि आप जो चीज़ें मंगा रहे हैं, क्योंकि आपको इम्पोर्ट आपकी दुगनी से ज़्यादा है, यानी एक्सपोर्ट के मुकाबले में इम्पोर्ट आपकी दुगनी से ज़्यादा है। तो जब इतनी बड़ी तादाद में आपको तेल मंगाना पड़ता है बाहर से, इतनी बड़ी तादाद में मशीनरी मंगानी पड़ती है, दूसरी चीज़ें, इवन आप अब तो दालें तक जो है वो बाहर से मंगाई जा रही हैं, तो उस सब के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। और जब आपका रुपया नीचे जाता है तो वही चीज़ आपको जो कम पैसे में मिल रही थी, अब उसके लिए आपको रुपए में कई ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। तो बुनियादी वजह यह है, और इसके लिए आप इनको एक सॉलिड जो है माशी मनसूबाबंदी करने की ज़रूरत है। ये तो एक बात। और कर्जा भी ये कि अगर पिछली हुकूमतों ने लिया, मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ कि 70 साल में हमने 25,000 अरब रुपए का कर्जा लिया और इन्होंने 3 साल में जो है वो 15,000 अरब रुपए का कर्जा लिया, यानी 25,000 से उसको 40,000 पे इन्होंने पहुंचा दिया। तो ये बिल्कुल वाज़ेह सी बात है कि ये पॉलिसी नहीं थी तो कर्जा ले लेके ये काम चला रहे हैं और कर्जे लेकर मजीद बढ़ा रहे हैं। जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, देखिए सियासी अदम इस्तेहकाम की दो वजह होती है। एक तो यही होती है कि जी हुकूमत या तो काम कर ना सके या उसको काम करने ना दिया जाए। यहाँ पर सूरत हाल ये है कि अपोजिशन इतनी मुस्तहकम नहीं है कि कोई आवाम सड़कों पे आ गए हों और काम ना करने दे रहे हों। ये सियासी इस्तेहकाम जो है ये भी इनकी अपनी नाअहली की वजह से, देखें छोटी छोटी बातें, कोई ये तमाम आला ओहदों पे अपने ओहदेदार लगा नहीं पाते, संजीदगी नहीं है ना। नैब के चेयरमैन का इशू हो उसमें तनाज़ा हो जाता है, ISI के चीफ का तकर्रुर हो उसमें तनाज़ा हो जाता है, इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन का तकर्रुर हो उस पर, हत्ता के हायर एजुकेशन कमीशन, आज के अखबार की खबर है कि हायर
हायर एजुकेशन कमीशन में चेयरमैन तो कोई है ही नहीं है कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ये चला रहे हैं ब्यूरोक्रेट से, उनको भी आज फिर मजीद तोसी दे दी गई है। तो मतलब इनको कोई पूरे पाकिस्तान में इवन HEC हायर एजुकेशन कमीशन चलाने के लिए कोई मुस्तकिल ना चेयरमैन मिल रहा है ना कोई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिल रहे हैं। तो ये क्या क्या कहा जाए, पाकिस्तान में इतना भी क़ैतो रिजाल नहीं है, लोग मौजूद हैं, इनकी में संजीदगी की कमी है। और आखिरी बात मैं कहूँगा खारजा पॉलिसी की जो आपने बात कही, देखिए इन दोनों का ताल्लुक, माशी इस्तेहकाम का ताल्लुक भी बराह रास्त जो है वो आपके खारजा पॉलिसी से बनता है। क्या आपने बात की सियासी अदम इस्तेहकाम की, इस हुकूमत को 3 साल पूरा सियासी इस्तेहकाम मिला है। इतना सियासी इस्तेहकाम किसी सियासी हुकूमत को नहीं मिला जितना इस हुकूमत को मिला है। कोई पोटेंशियल थ्रेट नहीं रहा 3 साल, कोई सियासी थ्रेट नहीं रहा, कोई अपोजिशन का थ्रेट नहीं रहा इनके लिए 3 साल। अपोजिशन लीडर को 3 साल में से 20 माह कैद रखा गया है, पार्लियामेंट को बंद रखा गया है ऑर्डिनेंस के लिए। जितनी सेफ फ्लाइट किसी हुकूमत को मिल सकती है पॉलिटिकली, वो इस गवर्नमेंट को 3 साल मिली है। लिहाजा सियासी अदम इस्तेहकाम को बुनियाद बनाकर कारकर्दगी का रोना ये सवाल का मैं समझता हूँ मयार ही गलत था। आपको कहना चाहिए था कि इतने ज़्यादा सियासी इस्तेहकाम के बावजूद इतनी बुरी कारकर्दगी क्यों है, क्योंकि माजी की जिन हुकूमतों के बारे में हम कहते हैं कि वो चोर थीं, वो शदीद अदम इस्तेहकाम का पहले साल से ही शिकार रहती थीं। किसी को धरना मिल गया, किसी को कुछ मिल गया, किसी को NRO की लिटिगेशन, किसी को चीफ जस्टिस के थ्रू मोटिव नज़र आ गए, किसी का कुछ मसाइल हो गए। हर जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है वो आने के साथ टर्मोइल का शिकार होती रही है। यहाँ पर ये वाहिद गवर्नमेंट है जिसे 3 साल एक बहुत सेफ जोन में, हेवन में रख के और बड़े आराम से एक सेफ फ्लाइट दी गई है। अगर ये उसके बावजूद परफॉर्म नहीं कर सकी तो ये एक अलग बात है। तो सियासी अदम इस्तेहकाम तो कोई भी नहीं था 6 अक्टूबर 2021 तक। 6 अक्टूबर 2021 के बाद एक और सूरत हाल है और 6 अक्टूबर 2021 से पहले का एक और सूरत हाल है। तो एक तो पहली बात यह है कि कोई सियासी अदम इस्तेहकाम नहीं था इस गवर्नमेंट के लिए और अभी तक भी नहीं है। इवन के फजल रहमान के धरने तक को डिफ्यूज़ को इमरान खान ने थोड़ी किया था। जो बातें जुनैरा ने इशारे में की हैं वो बिल्कुल ठीक हैं और उन्हें वाज़ेह तौर पर भी करना चाहिए। दूसरी बात आपने खारजा पॉलिसी की है, अफ़गानिस्तान की, अमेरिका की, चीन की। देखें, आपकी खारजा पॉलिसी की कोई सिमत होती है। आप कह सकते हैं कि नवाज शरीफ की सिमत इंडिया की तरफ थी, वो मोदी से दोस्ती करना चाहते थे, उनके ख्याल में भारत से लड़ाई का कोई फ़ायदा नहीं था। आप कह सकते हैं बेनज़ीर भुट्टो की भी सोच यही थी कि शायद हमें भारत से इतना ज़्यादा तनाव नहीं बढ़ाना चाहिए और मोदी इसीलिए उन्होंने राजीव गांधी को बुलाया। लेकिन कोई ना कोई किसी ना किसी पॉलिटिकल गवर्नमेंट की कोई ना कोई डिप्लोमेटिक जो है सिमत होती है। इनकी क्या सिमत है? अगर पिछली नवाज शरीफ की हुकूमत CPEC के साथ बहुत ज़्यादा चल रही थी तो हमें समझ आ रहा था कि ओबामा जब इंडिया गए तो पाकिस्तान नहीं आए, क्योंकि हम CPEC के साथ थे। हम हर वक्त चीनी सदर यहाँ आ रहे थे, यहाँ से चीन जा रहे थे, मंसूबे लग रहे थे, सबको नज़र आ रहा था कि अमेरिका नाराज़ है क्योंकि हम CPEC को चला रहे हैं। लेकिन इन 3 सालों में तो हमने CPEC भी नहीं चलाया, फिर क्यों अमेरिका नाराज़ है? मतलब हमने अमेरिका की सबसे बुनियादी शर्त CPEC को फ्रीज करने की भी मंजूर की, उसके बावजूद अमेरिका नाराज है। इसका मतलब है ये भी बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक फेलियर है कि हमने एक सुपर पावर को छोड़ के दूसरे सुपर पावर को खुश किया और दोनों घर हमसे नाराज हैं, दोनों बराबर जूतियां मार रहे हैं। वो भी 20 महीने से बात नहीं कर रहा, वो भी 20 महीने से बात नहीं कर रहा। तो इसलिए मैं समझता हूँ उसकी भी कोई सिमत नजर नहीं आती है कि क्या सिमत है इंटरनेशनली। हम एक दफा हमने मेरे ख्याल है उस आइस को ब्रेक करने के लिए मिनिस्टर को यह बात करनी पड़ी कि हमारी तरफ से भी अगर कोई बात नहीं होगी तो स्पेकुलेशंस बढ़ती जाएंगी, इसलिए उन्होंने ये बात की है। बट सीधी सी बात यह है कि वो हमारे यहाँ हर चीज़ सिविल मिलिट्री रिलेशंस की तरफ चली जाती है। सिविल मिलिट्री रिलेशंस, क्योंकि मेरी PhD उसमें है, वो इतना बड़ा फील्ड है कि इट्स नॉट कि अगर कोई एक अपॉइंटमेंट का मसला हो गया तो सिविल मिलिट्री डिवाइड पैदा हो गया है। तो वो एक तो इस जो इस्लाहात हैं या जो टर्मिनोलॉजीज हैं उनका इस्तेमाल बड़ा गलत होता है हमारे मीडिया में। सिविल मिलिट्री रिलेशंस का ख़राब होने का मतलब ये है कि कोई ऐसा तनाव कॉन्स्टिट्यूशनल पैदा हो गया है जिसमें वो अपनी पोजीशन से पीछे नहीं
हट रहे हैं, और सिविलियंस समझते हैं कि इन्होंने अपनी डोमेन क्रॉस की है, वो समझते हैं इन्होंने हमारी डोमेन क्रॉस की है। अब थ्रू आउट द ब्रिटिश हिस्ट्री उनके हर बजट पे ये होता रहा है, वो हमेशा डिफेंस कट्स लगाते रहे हैं, उनकी लेबर गवर्नमेंट कट्स लगाती थी, इसलिए सबको पता है कि वहाँ की जो डिफेंस फोर्सेस थी उनको लेबर गवर्नमेंट पसंद नहीं होती थी। जो दूसरे कंजर्वेटिव्स आते थे वो उनको कुछ नहीं कहते थे, तो वहाँ की फौज बड़ी खुश रहती थी। सेम गोज टू अमेरिकन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स, हर जगह ऐसा ही होता है। इस पर्टिकुलर मामले में मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी कोताही ISPR की तरफ से हुई है कि उन्होंने जब अनाउंसमेंट्स की हैं, ये एक दफ़ा पहले भी हुआ था कि अगर लेफ्टिनेंट जनरल को पता भी हो कि उसकी पोस्टिंग कहाँ है, वो बोल नहीं सकता जब तक प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ से उसकी ऑथेंटिसिटी ना आ जाए, क्योंकि वो उनका प्रेरोगेटिव है। वो उन्होंने कहीं शो कर दिया था तो उनको बिल्कुल ही सैक कर दिया गया था कि मतलब आप इतने ट्रस्ट के काबिल भी नहीं है कि आप चुप रह सके, आप इंतजार कर लें वहां से समरी आने का। तो इन दिस केस एज वेल जो प्राइम मिनिस्टर को शिकायत है वो ये है कि ये मेरा प्रेरोगेटिव था, आपने अनाउंसमेंट नाम की ही कर दी कि जी फलाने साहब जो हैं वो DG ISI होंगे, तो ये तो मेरा प्रेरोगेटिव था। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आपने लाइक बटन भी प्रेस कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो जरूर से कर ले। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ऐसे ही इंडिया पाकिस्तान रिलेटेड न्यूज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। हमारा मोटिव है कि आपको सही और लेटेस्ट जानकारी दी जाए। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।